The modern farming practices involve the use of large amount of fertilizers and pesticides. अब देखो, अब जैसे जैसे अपने डेवलपमेंट होता गया, मॉडर्न फार्मिंग जो डेवलप हुआ उसमें हमने क्या किया, वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स एज वेल एज सम पेस्टिसाइड्स फॉर द बेटर प्रोडक्शन. And use of these substances over long periods of time can destroy the soil structure by killing the soil microorganism that recycle nutrients in the soil. अब लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये आपके सॉइल के लिए हार्मफुल होता है. हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि ये आपकी सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है. और जब ऐसा होगा तो आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कम हो जाती है. इट ऑल्सो किल्स द अर्थवॉर्म्स विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द रिच ह्यूमस. ये फर्टिलाइज़र्स जो केमिकल्स होते हैं ये अपने अर्थवॉर्म जो होते हैं सॉइल के अंदर उनको भी ख़त्म कर देते हैं. और अर्थवॉर्म इज़ मोस्ट नेसेसरी बिकॉज वो आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करने में बहुत हेल्प करते हैं. Fertile soil can quickly be turned barren if sustainable practices are not allowed. तो अगर इसी तरह से अगर अपने मतलब ये केमिकल्स को यूज़ करते गए, कोई सस्टेनेबल मैनर में आपने सॉइल को नहीं बचाया तो फर्टाइल सॉइल भी बैरन हो सकती है. रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस विच एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड किल द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. तो जो भी हमारे कंपोनेंट्स जो सॉइल को फर्टाइल रखते थे वो सॉइल में से कम हो जाना और अनडिज़ायरेबल अनवांटेड ऐसे सब्सटेंसेस का ऐड होना जो हमारे काम के नहीं है, जैसे कि वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने वाले, अर्थवर्म को ख़त्म करने वाले जो केमिकल्स हैं वो सब उनका एडिशन होना, और जिससे आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है उसको कहा जाता है soil pollution. So the soil that we see today in one place has been created over a very long period of time. तो आज आप जो सॉइल देखते हो वो सॉइल बरसों की प्रोसेस का नतीजा होता है. मतलब हमारे आसपास जो सॉइल अभी दिख रही है तो आजकल किसी रॉक्स में से बनी होगी ऐसा नहीं है. हजारों लाखों साल से जो प्रोसेस चलता आया है उसी का रिजल्ट है ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. However, some of the factors that created the soil in the first place and brought the soil so that place may be responsible for the removal of soil too. तो जिन्होंने सॉइल बनाई है वही फैक्टर सब काम करते हैं, हेल्प करते हैं सॉइल को डिस्ट्रॉय करने में भी. जैसे आपने देखा कि भाई सन जो था, वाटर था, विंड था, ये सब हेल्प करते थे सॉइल को फॉर्मेशन में. अब वही फैक्टर्स काम भी करेंगे सॉइल को डिस्ट्रॉय करने में. लाइक द फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल में बी कैरिड अवे बाय फ्लोइंग वाटर और विंड. जब तेज़ पवन चलेगा, तेज़ पानी बहेगा, तब ये जहाँ सॉइल होती है वहाँ से आप देखो सॉइल ख़त्म हो जाती है, सॉइल वहाँ से निकल जाती है. आपको नीचे का जो बेड रॉक होता है वो लेयर आपको दिखाई देगा. आफ्टर हैवी रेन अगर आप देखेंगे तो कई जगह ऐसी होगी. आप सिटी में तो नहीं देख पाएंगे लेकिन विलेजेस में ऐसे जगहों पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि सॉइल वहाँ से इरोड हो चुकी होती है. तो ये विंड और वाटर तो थे सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करने वाले, अब वही लोग हैं सॉइल को डिस्ट्रॉय करने में भी लगे हुए हैं. एंड इफ़ ऑल द सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे एंड द रॉक्स अंडरनीथ आर एक्सपोज्ड वी हैव लॉस्ट अ वैल्यूएबल रिसोर्स बिकॉज वेरी लिटल विल ग्रो ऑन द रॉक्स. और अगर ऐसा होता है सॉइल का इस तरह से वॉश हो जाना तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि रॉक्स के ऊपर ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा. उसके अंदर मिनरल्स होते हैं लेकिन वो तो बंधे हुए हैं, वो हमारे काम में नहीं आएंगे. जो भी प्लांट का ग्रो होता है आपने देखा होगा तो वो सॉइल के ऊपर ज़्यादा होता है. चलो, नाउ यू कैन सी हियर दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में आप देखेंगे, आप तो ये तो बचपन में भी देखा था आपने कि जब कोई लैंड सॉइल ओपन होती है, मतलब उसके ऊपर किसी भी तरह का प्लांटेशन का लेयर नहीं है, कवर्ड नहीं है, तो उसका इरोजन सबसे ज़्यादा होगा. और जब आप देखेंगे कि कोई सॉइल के ऊपर प्लांट्स हैं, नंबर्स ऑफ, जैसे फॉरेस्ट एरिया डेवलप हुआ है या प्लांट लगाए हुए हैं आपने भी, तो उसका सॉइल का इरोजन कम होगा. जब उसके ऊपर से फ्लोइंग वाटर जाएगा तो ड्यू टू दिस प्लांट, ये प्लांट की वजह से क्या होगा कि वो वाटर के
फ्लो को रोकेगा, अपोज करेगा, जिससे वो वाटर अपने साथ अब उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाएगी, जिससे वो सॉइल को ज़्यादा फोर्स से वॉश नहीं कर पाएगा। सेकंड थिंग, ये जो रूट्स होते हैं वो रूट्स सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो वो भी इरोजन में अपना मतलब सॉइल की इरोजन को रोकने में प्लांट्स हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा ये सॉइल का टॉपिक भी कंप्लीट होता है गाइज। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट सम साइकिल्स, दे आर नोन एज बायो जियो केमिकल cycles. So constant interaction between the biotic and the abiotic components of the biosphere makes it a dynamic but stable system. अब देखो बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लिविंग थिंग में से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग में से लिविंग में रिसाइकल्ड होता रहता है, जिसको आप कहेंगे साइकिल्स, बायो जियो केमिकल साइकिल्स. So the interaction consists of a transfer of matter and energy between the different components of biosphere. तो आप देखें जैसे ऑक्सीजन है वो हमारे में आता है जाता है, कार्बन है वो भी आता जाता रहता है, वाटर है वो भी आता जाता रहता है. तो वो सब कंपोनेंट्स जो हैं वो बायोस्फीयर में एक में से दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और वो जो प्रोसेस है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. सो लेट अस लुक एट सम प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द अबव बैलेंस. तो उसके रिगार्डिंग हमें जो साइकिल्स दी गई हैं उसके बारे में वन बाय वन देखें. द फर्स्ट वन इज़ द वाटर साइकिल. So as you have seen how the water evaporates from the water bodies and subsequent condensation of this water vapor leads to the rain. तो आपने देखा कि किस तरह से वाटर जो है वाटर बॉडीज में इवापोरेट होकर जाता है और वापस भी आता है. यहाँ पर आप देखेंगे कि इतने सालों से जब इवापोरेशन हो रहा है, इतने सालों से सॉइल बनी तब से इवापोरेशन हो रहा होगा, अरे सॉरी अर्थ बनी तब से इवापोरेशन होता रहा होगा. तो आप देखेंगे कि इसमें इतने सालों से भी प्रोसेस चल रही है, तो फिर भी आपके ओशंस जो हैं वो वैसे के वैसे हैं. वी डोंट सी द सीज और ओशंस ड्राइंग अप, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं. इसका मतलब कि पानी कहीं से वापस भी आता होगा. आप समझ रहे हैं, वाटर जो है वो ओशन में से गया इवापोरेट होकर, लेकिन सूखा नहीं है, मतलब कि वापस आता होगा. सो हाउ इज़ द वाटर रिटर्निंग टू दिस वाटर बॉडीज, किस तरह से रिटर्न होता है. एंड द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवापोरेट्स एंड फॉल्स डाउन ऑन द लैंड एज रेन एंड लेटर फ्लोज बैक इन टू द सी वाया रिवर्स इज नोन एज वाटर साइकिल. तो ये पूरा प्रोसेस समझो आप कि वाटर जो है वो इवापोरेट हुआ, ओशन में से इवापोरेट कर ऊपर गया, वहाँ पर उसके बादल बने, बादल फिर बारिश बनी, बारिश बनकर वो वापस ज़मीन के ऊपर आया, ज़मीन में से फिर बहते बहते नदियों में से बहते बहते वो समुद्र में वापस गया. तो ये पूरा एक आपको साइकिल दिखाई देगा और उसको हम कहते हैं वाटर साइकिल. दिस साइकिल इज़ नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट सीम्स टू सिंप्लाई. अब देखो मैंने कहा कि वाटर का इवापोरेशन हुआ, समंदर में से वो बादल बने, बादल में से बारिश बरसी, और वही बसा हुआ पानी ज़मीन के ऊपर से नदियों में से बहते बहते चला गया समुद्र में. इतना सिंपल प्रोसेस, ये इतना सीधी रेखा में ये चलता भी नहीं है. ऑल द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड डज नॉट इमीडिएटली फ्लो बैक इनटू द सी. जो भी बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर बरसा है वो सीधा समुद्र में तुरंत नहीं चला जाता है. सम ऑफ इट सिप्स इनटू द सॉइल एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड रिजर्वर ऑफ फ्रेश वाटर. कुछ पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर बरसता है और फिर वो पानी अंडरग्राउंड वाटर में रिजर्व हो जाता है. सम ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस थ्रू द स्प्रिंग्स. और कुछ यही वाटर जो होता है अंडरग्राउंड, जो कई बार आपने देखा होगा कि स्प्रिंग थ्रू वो बाहर आते हैं, जिसको आप बोलते हैं वो ठंडे पानी के और गर्म पानी के झरा, जो ठंडा पानी ना झरा, गर्म पानी ना झरा, कुंड होते हैं जिसमें से पानी निकलता है, वो इस तरह से आता है. और वी ब्रिंग्स इट टू द सरफेस ऑफ वाटर यूज थ्रू वेल्स और ट्यूब वेल्स, या तो फिर हम उसको वेल्स थ्रू, अब देखे होगा आपने ट्यूब वेल्स होते हैं या डग वेल्स होते हैं, तो वो उसके थ्रू पानी जो है वो फिर हम बाहर निकाल कर उसको यूज़ भी करते हैं. वाटर इज़ ऑल्सो यूज बाय द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. और वाटर जो होता है वो
बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, वो सब इसी वाटर को यूज़ करते हैं टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो गाइज़ ये है आपका देखने लेना वाटर साइकिल, किस तरह से ये बारिश का, समुद्र का पानी इवापोरेशन होता है, वापस आता है, ज़मीन के अंदर उतरता है। ठीक है, let us look at another aspect of the what happens to water during the water cycle. So as you know, water is capable of dissolving a number of substances. अब पानी जो होता है, वाटर इट्स अ गुड सॉल्वेंट, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अपने अंदर नंबर्स ऑफ ऐसे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है। तो जब ये पानी रॉक्स के ऊपर से, ज़मीन के ऊपर से बहता है, तो वो अपने अंदर बहुत सारे से मिनरल्स को डिसॉल्व कर लेता है। तो एज वाटर फ्लोज थ्रू ओवर रॉक्स कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स, सम ऑफ देम गेट डिसॉल्व इन द वाटर। Thus, rivers carry many nutrients from the land to the sea. और इस तरह से पानी जो होता है वो ऐसे कई सारे मिनरल्स को ज़मीन के ऊपर से नदी में से समुद्र में लेकर जाता है, जिसको ये मरीन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करेंगे। अब आप समझो कि जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, समुद्र में रहने वाले ऑर्गेनिज्म या नदी में रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कोई भी, तो उनको ये सब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते होंगे, उनको ये मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? वो तो कभी बाहर आते नहीं, मिनरल तो सारे रॉक्स के अंदर होते हैं, लेकिन ये पानी जो है इन मिनरल्स को अपने साथ लेकर जाता है। तो इस तरह से ये अपना वाटर साइकिल है, जो साइकिल कि जिसके अंदर वाटर जो है वो अलग अलग जगहों में से होते हुए अपने एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में साइकिल होता रहता है।